हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू ईपीटी नीट। जो आज चैप्टर हम लोग करेंगे उसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। क्लास 11th एनसीईआरटी का 5th यूनिट का सेकंड चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, चैप्टर नंबर 15। और इसके पहले हम लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑलरेडी कर लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट किया है, सेकंड यूनिट किया है, थर्ड यूनिट प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया है। फोर्थ यूनिट अभी नहीं किया है, उसको बाद में करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी वाला। बेसिकली हम लोग वीडियो में क्या करते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे क्योंकि ज्यादातर बच्चों को एनसीईआरटी समझने में इशू आता है। देखो, जब एग्जामिनर पेपर सेट करेगा, जो भी आपका नीट का पेपर आता है, उसमें आपके नोट्स के, मेरे नोट्स के, किसी के भी कोचिंग के नोट्स से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वो डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन पूछेगा, कोई स्टेटमेंट दे देगा और आपको समझना होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है कि बच्चों को एनसीईआरटी की लाइन समझने में ही इशू आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरा एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन का मीनिंग समझेंगे। आपको अपना एनसीईआरटी मेरे साथ लेके बैठना है, ज्यादातर चीजें हाईलाइट करते हुए चलना, साथ साथ 2 से 3 बार हर एक पैराग्राफ हम लोग रिवाइज करेंगे। जब भी एक बार मैंने रिवाइज किया, जब मैंने एक बार पढ़ा, मे भी आपको चीजें ना समझ में आए, जब हम दूसरी बार उसको रिवाइज करेंगे तो आपको भी थोड़ा बहुत बोलना होगा, आपको भी थोड़ा बहुत अपने दिमाग पे जोर देना होगा कि कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। जैसे हम लोग एक पैराग्राफ करेंगे, यहां तक कर लिया, अब हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे कि इस पैराग्राफ में था क्या, कौन कौन सी चीजें। 2 से 3 बार हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे। तो ज्यादातर ट्राई ये रहेगा कि जो भी क्लास का है, क्लास में आपको रिवाइज हो जाए। इसके बाद आपको सिर्फ एक बार एनसीईआरटी और देख लेना और उसके बाद पीवाईक्यू लगा लेना। उसके बाद जाकर के आप अपना डीपीपी लगाना, किसी भी मॉड्यूल का क्वेश्चन कर लेना। दैट्स इट, इतना ही करना होता है। ओके, नेक्स्ट डे एक बार इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना, उसके बाद आप वीकली रिवाइज करना, तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन इतना मेहनत करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कोई भी अगर आपको डाउट आता है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट था जो कि आपको नहीं समझ में आएगा वीडियो के अंदर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बता दीजिएगा कि मैम ये वाला टॉपिक था, मुझे नहीं समझ में आया है। क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा। अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि मुझे स्लो जाना है या फिर मुझे फास्ट जाना चाहिए या फिर कोई और ऐसा तरीका जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे उसमें इंप्रूव करने की जरूरत है, तो आप कोई भी आपको XYZ इशू है, आप मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। ठीक है, देखो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो इसमें क्या लिखा गया है, स्टार्टिंग यहां से हुई है कि यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड। हर एक लिविंग सेल को प्रोवाइड किया जाता है। क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाएगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाएगा एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज लिखी गई है कि अगर मान लो लिविंग सेल है, ठीक है, लिविंग सेल को कौन कौन सी चीजें दी जाएंगी? कोई लिविंग सेल है, लिविंग सेल को क्या क्या दिया जाएगा? न्यूट्रिएंट दिया जाएगा, न्यूट्रिएंट के साथ साथ ऑक्सीजन दिया जाएगा। इसके साथ जो अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस होंगे, जो अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस होंगे, वो भी दिया जाएगा। किसको? लिविंग सेल को। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है, उसका भी रिमूवल होता ही रहेगा साथ साथ। और रिमूवल क्यों होता रहेगा? जिससे कि हमारे बॉडी की हेल्दी फंक्शनिंग चलती रहे। ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग कोई भी अच्छी से अच्छी चीज बनाते जा रहे हैं और जो कूड़ा कचरा है वो हम लोग घर में रखते हैं। ऐसा नहीं करते। हम लोग जब भी घर को क्लीन करते हैं, हम लोग अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं। जो घर का वेस्ट मटेरियल है, हार्मफुल चीजें हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसको हम लोग घर से बाहर फेंक देते हैं। तो सेम अपनी बॉडी के साथ होता है। हम लोग बॉडी में क्या करते हैं, कोई भी लिविंग सेल है, कोई भी लिविंग सेल है, तो उसको क्या प्रोवाइड किया जाता है? कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट दिया जाएगा, ऑक्सीजन दिया जाएगा, जो भी अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस हैं वो सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। और उसी के साथ साथ जो हमारी बॉडी में बनता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस बनेगा, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जो हार्मफुल चीजें होती हैं, उसको एलिमिनेट किया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी की हेल्दी फंक्शनिंग चलती रहे, कोई भी डिजीज, कोई भी डिसऑर्डर ना क्रिएट हो। ऐसा इसलिए होता है। फिर लिखा गया है, इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल। इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू हैव, अगर ऐसी चीज करानी है कि हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली अच्छी चीजों का ट्रांसफर होता रहे और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो कंटिन्यूअसली बाहर जाती रहे, तो क्या ये हवा में उड़ के होगा? तो कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट होता रहे, कि जो भी न्यूट्रिएंट देना है वो हमारी बॉडी में आ जाए, लिविंग सेल में आ जाए, हमारी बॉडी या कोई भी लिविंग सेल में आ जाए, और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर चला जाए। कैसे बाहर जाएगा? तो कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू ये अंदर और बाहर जा रहा है। यही लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि इसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म, एक एफिशिएंट मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो सके सेल के अंदर और सेल से बाहर। इसके बाद लिखा गया है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, हर अलग अलग एनिमल के ग्रुप में अलग अलग मेथड होता है ट्रांसपोर्ट का। जैसे हम लोगों ने कल ब्रीदिंग में एक चीज पढ़ी थी, सेकंड पैराग्राफ में लिखा गया मैकेनिज्म ब्रीदिंग में, कि हर एक ऑर्गेनिज्म, जितने भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, सब में ब्रीदिंग का पैटर्न सेम नहीं है। कुछ सिंपल डिफ्यूजन कर रहे हैं, कुछ बॉडी से कर रहे हैं, कुछ गिल से कर रहे हैं, कुछ लंग से कर रहे हैं, कुछ में ट्रैकियल ट्यूब से, कुछ अपने मॉइस्ट क्यूटिकल से कर रहे हैं, कुछ अपने स्किन से कर रहे हैं। तो जैसे हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है, सेम आपका
बॉडी फ्लूइड्स में भी होता है कि अगर ट्रांसपोर्ट कराना है तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट का मीडियम अलग अलग होगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ की बात की गई है कि अगर मान लो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक स्पंजेस और सीलेंट्रेट, जो स्पंजेस और सीलेंट्रेट्स होते हैं उसमें बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी ये ट्रांसपोर्ट कराती है। क्या लिखा गया है कि सीलेंट्रेट एंड स्पंजेस सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी। जो सीलेंट्रेट और स्पंजेस हैं वो अपनी बॉडी कैविटी के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कर रहे हैं। फैसिलिटेट करने से क्या होता है, फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दी सब्सटेंसेस, कि ये जो सब्सटेंसेस हैं कि ऑक्सीजन आ रहा है, हार्मफुल सब्सटेंस बाहर जा रहा है, ये स्पंजेस और सीलेंट्रेट्स में कौन करा रहा है, ये स्पंजेस और सीलेंट्रेट्स में करा रहा है, उनकी बॉडी कैविटी करा रही है। कौन करा रही है? उनकी बॉडी कैविटी। अब इसके बाद अगर हम लोग जाएंगे कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें एक स्पेशल फ्लूइड होता है, उसमें क्या होगा, स्पेशल फ्लूइड होगा विद इन दियर बॉडीज, उनकी बॉडी के अंदर स्पेशल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो ट्रांसपोर्ट कराता है। तो स्पेशल फ्लूइड में हम लोग दो तरीके का पढ़ेंगे, एक तो होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। एक होगा ब्लड, एक होता है लिम्फ। अब ब्लड क्या होता है? ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म। जो भी हायर ऑर्गेनिज्म आप देखते हो उसमें ज्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो इसी ब्लड की हेल्प से होता है। ब्लड ही मीडियम होता है जो ट्रांसफर कराता है इन सारे सब्सटेंसेस का। बट इसके बाद ये लिखा गया है कि एक अनदर बॉडी फ्लूइड होता है लिम्फ, ये भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस में हेल्प करेगा। सब में नहीं, कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें लिम्फ भी हेल्प करता है उनके ट्रांसपोर्टेशन में। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। इन सारे चैप्टर में जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, इसमें हम लोग ब्लड और लिम्फ के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में आगे करने वाले हैं। तो हम लोगों ने पहले पैराग्राफ में क्या पढ़ा, सिंपल सी चीज, एक बात आप समझ लो कि कोई भी लिविंग सेल होती है, कोई भी लिविंग सेल है, उसके अंदर कंटिन्यूअसली हमें अच्छी अच्छी चीजें डालनी होंगी और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको बाहर निकालना होगा। अच्छी चीजों की क्या बात किया, मान लो ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, अदर सब्सटेंसेस हो गया। हार्मफुल चीजों में क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, हमें उसे बाहर निकालना होता है। करेक्ट, इतना समझ में आ गया। अब कोई चीज अंदर आ रही है, कोई चीज बाहर जा रही है, तो कैसे अंदर बाहर होगा? ट्रांसपोर्ट का मीडियम कुछ तो होना चाहिए। तो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अगर आप स्पंजेस की बात करो, सीलेंट्रेट्स की बात करो, तो उसमें बॉडी कैविटी के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट चलता रहता है। बट अगर आप हायर ऑर्गेनिज्म में जाओगे तो वहां पे ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड होता है। ब्लड ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट करा देता है, बट कुछ जगह पे पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, आपका लिम्फ कराता है। ये लिम्फ भी आगे दिया गया है, ब्लड भी आगे दिया गया है, हम लोग पूरा सब कुछ डिटेल में करेंगे। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ 2-3 लाइन लिखी गई है, तो याद रखिएगा। इसके बाद आता है अब आपका ब्लड। क्या स्टार्ट होता है? ब्लड। क्या लिखा गया है कि ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? ब्लड एक स्पेशल तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। ये आई थिंक हर बच्चे को पता होगा। क्या क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, प्लाज्मा होगा और फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या क्या है? प्लाज्मा है, फ्लूइड मैट्रिक्स और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है, बचा 45% आपका फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। प्लाज्मा कितना है? 55% है। फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होता है? प्लाज्मा 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट में ही आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे आपके फॉर्म्ड एलिमेंट में आ जाते हैं। और प्लाज्मा कितना है? 55%। प्लाज्मा में ही ज्यादातर आपका वाटर होता है, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, कुछ आपके आयंस भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन ज्यादा प्लाज्मा का पोर्शन कौन बनाता है? आपका वाटर ही बनाता है। अब हम लोग एक एक करके पहले प्लाज्मा को पढ़ेंगे, उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा कैसा है? स्ट्रॉ कलर। स्ट्रॉ कलर मतलब क्या होता है? हल्का येलोइश कलर का होगा, लाइट येलो कलर का। विस्कस फ्लूइड मतलब थिक होता है, वाटरी नहीं होता, थोड़ा थिक होगा। कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ ब्लड। ब्लड का 55% पोर्शन कौन होता है? आपका प्लाज्मा होता है। कैसा है? स्ट्रॉ कलर का। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है, प्रॉपर्टीज में पूछ सकता है कि प्लाज्मा का कलर कैसा है? स्ट्रॉ कलर है। कैसा है? विस्कस फ्लूइड होता है। कितना परसेंट है? 55% है। 90 to 92% प्लाज्मा वाटर होता है, उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। बाकी प्रोटीन कंट्रीब्यूट करता है 6 to 8%। ठीक है, प्रोटीन का क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, यहां से याद रखना कि 90 to 92%। ठीक है, 90 से 92% वाटर होता है, प्रोटीन होता है 6 to 8%। इसके अलावा कुछ अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी होता है आपके अंदर। और इसके अलावा कुछ कोगुलेशन फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि 90 से 92% प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट था? वाटर प्रेजेंट था। प्रोटीन कितना पोर्शन में था? 6 to 8% था। अब प्रोटीन में कौन कौन सा प्रोटीन होगा? तो मेनली 3 प्रोटीन की बात करेंगे हम लोग। एक्चुअली टोटल 4 प्रोटीन होते हैं, बट आपके एनसीईआरटी में 3 प्रोटीन का यहाँ मेंशन है, बाकी कोगुलेशन और ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन का मेंशन वहां पे है। क्या क्या है प्रोटीन? फाइब्रिनोजन,
ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। ये मेजर प्रोटीन्स हैं जो कि आपके ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। अब हम लोग एक एक का फंक्शन देखेंगे। फाइब्रिनोजन क्या होता है, देखो मैच द फॉलोइंग में यहाँ से सवाल आता है और ब्लड इस चैप्टर से, ठीक है, बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर से पूरा चांसेस होता है यहाँ से सवाल बनने का। फाइब्रिनोजन का क्या होता है, फाइब्रिनोजन हेल्प करता है क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। जो ब्लड रुक जाता है, अगर कुछ एलिमेंट्स नहीं होंगे, प्रोथ्रोम्बिन भी आपका कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। अगर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी तो कंटिन्यूअसली ब्लड का फ्लो होता रहेगा और उसके बाद आदमी मर भी सकता है। तो इसलिए ब्लड को क्लॉट कराया जाता है, उसका थक्का बनवाया जाता है, तो उसमें कौन हेल्प करता है, आपको फाइब्रिनोजन हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रोटीन थी आपकी ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद है आपका एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। तो हम लोगों ने कौन कौन सी प्रोटीन पढ़ी, एक पढ़ी हम लोगों ने फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या कर रही थी, कहां पे हेल्प कर रही थी, कोगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। ग्लोबुलिन कहां पे हेल्प कर रहा था, डिफेंस मैकेनिज्म में बॉडी के। उसके अलावा एल्ब्यूमिन कहां पे हेल्प कर रहा था, ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प कर रहा था। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आता है कि प्लाज्मा में कुछ अमाउंट में मिनरल्स रिप्रेजेंट होंगे, जैसे कि सोडियम आयन होगा, कैल्शियम आयन होगा, मैग्नीशियम आयन होगा, बाइकार्बोनेट आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, ये सारी चीजें भी आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगी। फिर लिखा गया है कि फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। जो फैक्टर्स कोगुलेशन कराते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग कराते हैं, वो भी आपके प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, वो भी आपके प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं भाई, वो भी आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मा में हम लोगों ने टोटल 3-4 चीजें देखी हैं, प्रेजेंट है टोटल 4 चीजें। कौन कौन सी, प्लाज्मा में एक प्रेजेंट था आपका वाटर, ठीक है, मेरे साथ साथ बोलो, प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट था, वाटर, ठीक है। इसके बाद क्या था आपका, प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा कुछ अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे, मिनरल्स प्रेजेंट थे। इसके बाद कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट थे जो कि कोगुलेशन कराते हैं, क्या, क्लॉटिंग कराते हैं, कोगुलेशन कराते हैं। ये भी कहां प्रेजेंट थे, आपके प्लाज्मा में। टोटल 4 चीजें प्रेजेंट थी। वाटर कितना था, 92% आपका वाटर था। प्रोटीन कितना था, 6 to 8%। प्रोटीन कौन कौन सा, फाइब्रिनोजन था, ग्लोबुलिन था और एल्ब्यूमिन था। फाइब्रिनोजन क्या कर रहा था, क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा था। ग्लोबुलिन क्या कर रहा था, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प कर रहा था। और एल्ब्यूमिन क्या कर रहा था, ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प कर रहा था। मिनरल्स कौन कौन से थे, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये सारे भी प्रेजेंट है आपके प्लाज्मा में। इसके अलावा जो कोगुलेशन के फैक्टर्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होंगे आपके प्लाज्मा में, ठीक है, जो कोगुलेशन कराएंगे, जो ब्लड का क्लॉट कराएंगे, जो ब्लड का थक्का जम जाता है, आपको कहीं पे चोट लगता है, ठीक है, ब्लड निकलता है, थोड़े टाइम के बाद देखते हो कि वो चीज जम जाती है, ठीक है, वहां पे क्लॉटिंग हो जाती है। तो क्लॉटिंग जो फैक्टर्स चाहिए होते हैं क्लॉटिंग के लिए, वो भी प्रेजेंट होते हैं आपके प्लाज्मा में। इसके बाद ये लिखा गया है कि अगर प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है तो उसको बोलेंगे सीरम। क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। हेयर सीरम की बात नहीं होनी है यहाँ पे। तो प्लाज्मा अगर उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं प्रेजेंट है तो उसको सीरम बोलेंगे। इतना समझ में आ गया। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा है, पहले हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने ये सीखा, कोई भी लिविंग सेल होती है XYZ, उसमें कंटिन्यूअसली क्या जाता है, आपका ऑक्सीजन जाएगा, न्यूट्रिएंट जाएगा, जो भी एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी के लिए वो सब जाएंगे, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनका वहां से रिमूवल होता रहता है। तो ये जो अच्छी चीजें जा रही हैं और वेस्टफुल चीजें बाहर आ रही हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए होता है। तो जो लोअर एनिमल्स थे, यानी कि स्पंजेस, सीलेंटेड्स, इसमें कौन था मीडियम, इसमें मीडियम था बॉडी कैविटी में प्रॉपर तरीके से चल रहा था। बट जो हायर एनिमल्स थे उसमें ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट था, आपका ब्लड प्रेजेंट था। लिम्फ भी कुछ एलिमेंट का ट्रांसपोर्ट करा दे रहा था। इतनी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। नेक्स्ट आती है हेडिंग आपकी ब्लड। अब हम लोग एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस में डिटेल में करेंगे। ब्लड कैसा था, ब्लड एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू था। किससे किससे मिलकर बना है, किससे किससे, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और आपका फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। प्लाज्मा कितना होगा, 55% होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होगा, 45% होगा। अब प्लाज्मा है कैसा, प्लाज्मा आपका स्ट्रॉ कलर का होता है, हल्का येलोइश कलर का होगा, विस्कस होगा, थिन नहीं है, थिक फ्लूइड है, ठीक है, थिक फ्लूइड है। और प्लस इसके अलावा 55% ऑफ ब्लड प्लाज्मा होता है। अब 55% ब्लड प्लाज्मा तो हो गया, अब इस प्लाज्मा में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, तो प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा आपका वाटर कितना प्रेजेंट है, 92% आपका वाटर होता है। फिर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ये सब याद करो मेरे साथ साथ। प्रोटीन कितना प्रेजेंट है, 6 to 8%। मेनली कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन क्या करती है, कहां पे जरूरत पड़ती है, कोगुलेशन में जरूरत पड़ती है। ग्लोबुलिन कहां पड़ती है, डिफेंस मैकेनिज्म कराती है, वहां पे हेल्प करेगी बॉडी की। एल्ब्यूमिन कहां करती है, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करती है, ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करती है।
तो वाटर और प्रोटीन हो गया। अब बस इतनी ही चीजें होती हैं? नहीं, कुछ अमाउंट में मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका सोडियम आयन होगा, मैग्नीशियम आयन होगा, कैल्शियम आयन होगा, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा, ये सब चीजें भी प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा जो फैक्टर्स जरूरी होते हैं ब्लड के क्लॉट कराने के लिए, वो सब भी आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होगा तो उसको सीरम बोलेंगे। ठीक है, मतलब प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा अगर वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट है तो अब उसको सीरम बोला जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड में क्या क्या था आपका? फॉर्म्ड एलिमेंट था, प्लाज्मा था। प्लाज्मा हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने टाइप के? 3 टाइप के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, और क्या बचा आपका? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का भी है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं कि एरिथ्रोसाइट कहां, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, इन सबको आपस में मिला के क्या बोला जा रहा है? फॉर्म्ड एलिमेंट बोला जा रहा है। कितना परसेंट बनाता है? 45% ऑफ ब्लड कौन होता है? आपका फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, 45% ब्लड का कौन होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। अब एक एक चीजों को डिटेल में करेंगे हम लोग कि एरिथ्रोसाइट क्या है। एरिथ्रोसाइट या इसी को आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं। देखो, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। आरबीसी आपका मिलियंस में है, मिलियन 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 5 मिलियन मतलब 50 लाख। डब्ल्यूबीसी आपका 1000 में है। ठीक है, और जो प्लेटलेट्स हैं ये आपका लैक्स में है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? सबसे ज्यादा आरबीसी होता है, सबसे कम आपका डब्ल्यूबीसी होता है, और प्लेटलेट्स का तो आपका 1.5 लाख से 3 लाख चाहिए होता है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट अबेंडेंट कौन है फॉर्म्ड एलिमेंट में? वो होता है आपका, वो कौन है आपका? वो होता है आपका आरबीसी। तो सबसे ज्यादा कौन है? मोस्ट अबेंडेंट कौन है? मोस्ट अबेंडेंट आपका होता है आरबीसी। यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि आरबीसी मोस्ट अबेंडेंट ऑफ सेल इन द ब्लड। ब्लड में सबसे ज्यादा आपकी आरबीसी प्रेजेंट होती है। एक एडल्ट मैन के पास एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसी होती है पर mm³ ऑफ ब्लड। कितना नंबर दिया गया है? 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन। इसके बाद आरबीसी कहां बन रही है? आरबीसी रेड बोन मैरो में बनती है। आरबीसी कहां बनती है? आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है? रेड बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ज्यादातर मैमल्स में। बाइकॉन्केव शेप होता है। बाइकॉन्केव शेप मींस कुछ इस तरीके का। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन रख सके अपने पास। एक्चुअली मैच्योर मैमल्स में जो मैच्योर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, मैच्योर मैमल्स में उनके मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सॉरी, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और कैसा शेप है? बाइकॉन्केव शेप है। और इसके बाद लिखा गया है कि दे हैव रेड कलर, इनके पास रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन होता है, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। आयरन, रेड कलर का आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, जिसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन। हेंस द कलर एंड द नेम ऑफ दीज सेल्स, इसी की वजह से इसका नाम, क्योंकि देखो हीमोग्लोबिन कैसा है? रेड कलर का है। क्या नाम है सेल का? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स ही होता है ना। एक हेल्दी इंडिविजुअल की अगर बात किया जाए तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। कितने में? हर 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम प्रोटीन होता है। These molecule plays very significant role in a transport of respiratory gases। जब हम लोगों ने रेस्पिरेशन किया था तो हम लोगों ने क्या देखा था कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के क्या बना रहा था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा था। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना रहा था? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसका कुछ रोल कहाँ होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी होता है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि these molecule play a significant role in transport of respiratory gases। जो रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा था उसमें भी आपका हीमोग्लोबिन हेल्प करता है। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज। 120 दिन का ही इसका लाइफ स्पैन होता है। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रॉय कहां होगा? स्प्लीन में। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी की कब्र किसको बोला जाता है? स्प्लीन को बोला जाता है। अब एक बार रिवाइज करेंगे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। करेक्ट। अब हम लोग एक एक करके करेंगे। आरबीसी मींस क्या? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट कैसी है? मोस्ट अबेंडेंट है। क्या, कितना नंबर है? मोस्ट अबेंडेंट सेल कौन सी होती है? मोस्ट अबेंडेंट सेल कौन सी है? अब देखो, आरबीसी ऐसे कर लो, लिख लो, मन में याद कर लो, तभी ये बात बनने वाली है। आरबीसी कैसी है? मोस्ट अबेंडेंट सेल है। कैसी है? मोस्ट अबेंडेंट सेल है। करेक्ट। कितना नंबर है? 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है कि इसमें रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहां हेल्प करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी का कलर कैसा आता है? रेड कलर का आता है। जो मैच्योर आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। शेप कैसा है आरबीसी का?
बाइकॉनकेव शेप होता है। इतनी इस बात समझ में आ गई। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज है। आरबीसी कहां पे जाके डिस्ट्रॉय होती है? स्प्लीन में। स्प्लीन को क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये सब आपको याद होना चाहिए वर्ड टू वर्ड। मैंने जितनी भी चीजें अभी यहाँ पे लिखी थी वो सब मैंने यहाँ पे देख के नहीं लिखी थी, आपको हर चीज याद होनी चाहिए। एक बार वापस से मेरे साथ रिवाइज कर लो। फॉर्म्ड एलिमेंट कितना परसेंट होता है ब्लड का? 45% ब्लड का होता है, करेक्ट। क्या क्या होता है फॉर्म्ड एलिमेंट में? एक होगा आपका आरबीसी, एक होगा आपका डब्ल्यूबीसी, एक होगा आपका प्लेटलेट्स। इतनी चीजें होती हैं। अब पहले हम लोग करना है आरबीसी को। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी कहाँ बन रही है? रेड बोन मैरो में बन रही है। रेड बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन हो रहा है। आरबीसी कैसी है? मोस्ट अबेंडेंट, सबसे ज्यादा जो ब्लड में पाई जाती है सेल, वो कौन सी है? आरबीसी। कितना होती है? 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर एमएल क्यूब, इतना आपका आरबीसी पाई जाती है। इसके बाद बोला गया आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है या एब्सेंट? तो जो मैच्योर आरबीसी, याद रखेगा कि मैच्योर आरबीसी में आपका न्यूक्लियस, मैच्योर आरबीसी में आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, करेक्ट। शेप कैसा है? बाइकॉनकेव शेप होता है। इसके बाद इसी आरबीसी में आपका क्या? रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है। रेड कलर का है, आयरन प्रेजेंट है, पिगमेंट, सॉरी गलत बार बार निकल जा रहा है, पिगमेंट नहीं प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का रोल कहां होता है? हीमोग्लोबिन आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी गैसेस का जब एक्सचेंज होता है तो उसमें भी हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन कैसा है? रेड कलर का है, और इसी की वजह से आरबीसी का भी कलर कैसा आता है? आरबीसी का कलर भी कैसा होता है? रेड होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई। पर 100 ml ऑफ ब्लड में 12 to 16 ग्राम आपका क्या प्रेजेंट होता है? 12 to 16 ग्राम आपका क्या प्रेजेंट होता है? बता दो। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, करेक्ट। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज होता है। आरबीसी कहां जाकर डिस्ट्रॉय होगी? स्प्लीन में। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। ये सब इस तरीके से करो। देखो 3-4 बार मैंने आई थिंक आपको बता दिया है, तो आपको भी ये सारी चीजें लर्न होनी चाहिए, ठीक है। आपको भी ये सारी चीजें लर्न होनी चाहिए। अब इसके बाद आएगा आपका क्या? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट या इसी को हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो आपको नहीं याद होगा, बट थोड़ा सा डर लगता है, ठीक है। यहां पे एक बात याद रखना, नो लॉन्गर मंकी। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था ना, तब जिन टीचर से मैंने पढ़ा था तो उन्होंने यही ट्रिक बताई थी, नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना। एक्चुअली ये ट्रिक इन्होंने किस लिए बताई थी? कि हमें परसेंटेज याद रहे कि सबसे ज्यादा कौन होता है। तो नो, एन से था आपका न्यूट्रोफिल्स, एल से था आपका लिम्फोसाइट, एम से था आपका मोनोसाइट, ईट्स से, ई से था आपका इसिनोफिल्स, और बी से था आपका बेसोफिल्स, ठीक है। तो यहां पे परसेंटेज की अगर बात किया जाए तो न्यूट्रोफिल्स था 60 to 65%, लिम्फोसाइट होता है आपका 20 to 25%, ये सब अभी आप लोग पढ़ोगे। मोनोसाइट था आपका 6 to 8%, इस्नोफिल था आपका 2 to 3%, और बेसोफिल सबसे कम होता है 0.5 to 1%, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना, सिर्फ याद रख लो। सबसे ज्यादा नो मींस न्यूट्रोफिल्स होगा, फिर लिम्फोसाइट होगा, फिर मोनोसाइट होगा, फिर इस्नोफिल होगा, फिर आपका बेसोफिल्स हो जाएगा। देखो ल्यूकोसाइट में क्या लिखा गया? ल्यूकोसाइट आर ऑल्सो नोन एज डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स इसको बोला जाता है। दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। अब इसको व्हाइट ब्लड सेल्स क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे मेन चीज प्रेजेंट ही नहीं है जो उसको रेड कलर प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन आपका एब्सेंट होता है। ये हो गया। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? न्यूक्लिएटेड होती है। हम लोगों ने आरबीसी में क्या देखा था? मैच्योर आरबीसी में आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और रिलेटिवली लेसर नंबर्स में होते हैं। कितना लेस भाई? बहुत कम नंबर में होते हैं, 6000 से 8000 पर एमएमक्यू ऑफ ब्लड। ल्यूकोसाइट जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। मतलब आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना था? 120 डेज था, बट जो डब्ल्यूबीसी है उसका और भी कम होता है। वी हैव टू मेन कैटेगरी ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग दो मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ग्रेन्युलोसाइट जो ग्रेन्यूल के फॉर्म में होंगे, और एग्रेनुलोसाइट। एक होगा ग्रेनुलोसाइट, एक होगा आपका एग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन से हैं? 3, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। कौन कौन से आ गए? न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स होते हैं आपके ग्रेनुलोसाइट। बाकी के बचे 2, कौन कौन से बचे? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट कैसे होते हैं? एग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट मतलब जिसमें ग्रेन्यूल्स होंगे, एग्रेनुलोसाइट मतलब ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स कैसे होते हैं? ग्रेन्युलोसाइट होते हैं। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट कैसे होते हैं? एग्रेनुलोसाइट होते हैं। इसके बाद लिखा गया है कि जो आपका न्यूट्रोफिल्स होता है मोस्ट अबंडेंट होता है। मोस्ट अबंडेंट कैसे? मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी में मोस्ट अबंडेंट होता है। वैसे तो मोस्ट अबंडेंट आपका आरबीसी है, बट डब्ल्यूबीसी में मोस्ट अबंडेंट क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स होता है, 60 to 65% होता है।
बेसोफिल्स सबसे लीस्ट होता है, 0.5 to 1% होता है। कितना? 0.5 to 1% होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, मोनोसाइट कितना है? 6 to 8% है। देखो अब बात की जा रही है न्यूट्रोफिल्स की और बात की जा रही है मोनोसाइट की। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स कैसे होते हैं? ये दोनों होते हैं फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, जो कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। क्या करती हैं? फॉरेन ऑर्गेनिज्म को बॉडी में एंट्री उनकी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। फिर आता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स सिक्रीट करती है, क्या सिक्रीट करती है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन। बेसोफिल्स क्या सिक्रीट कर रहा है? हिस्टामिन सिक्रीट करता है, सेरोटोनिन करता है और हिपैरिन सिक्रीट कर रहा है। कहां पे, क्यों कर रहा है ये सारी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस में हेल्प करेंगी। तो हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, कौन कौन सी? देखो सबसे पहले यहां से देखो कि WBC क्या था। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स को बोला जा रहा है। व्हाइट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन अब्सेंट है। व्हाइट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसके बाद आया कि उसका नंबर कितना है। तो RBC का नंबर था 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन था पर mm³। जो WBC होता है वो बहुत कम होता है, वो 6000 to 8000 ही होता है ब्लड में पर mm³। इसके बाद शॉर्टर लिव्ड भी होते हैं, ठीक है, बहुत कम इनका लाइफ स्पैन होता है, बहुत कम होता है। इसके बाद बोली जा रही है कि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरी में। एक आएगा आपका ए ग्रेनुलोसाइट, एक आएगा आपका ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में तीन है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और आपका इसिनोफिल्स। एक ग्रेनुलोसाइट में दो है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब इसके बाद बात की जा रही है कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, ये सारे WBC में सबसे ज्यादा परसेंटेज में होते हैं। सबसे ज्यादा कौन पाया जाएगा? सबसे ज्यादा होता है न्यूट्रोफिल्स। सबसे कम कौन होगा? मैंने क्या बोला था? नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम आपका बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कितना है? 60 to 65%। बेसोफिल्स कितना होगा? सबसे कम 0.5 to 1% क्या होता है? बेसोफिल्स होगा। इसके बाद बात की जा रही है कि जो आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स और जो आपके मोनोसाइट्स थे, मोनोसाइट का नंबर क्या बोला जा रहा है? 6 to 8%। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स क्या करते हैं? जो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर करने का ट्राई करते हैं, जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर करने का ट्राई करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट कैसे होते हैं? फैगोसाइटिक सेल्स हैं। कैसे हैं? फैगोसाइटिक सेल्स हैं। जो बेसोफिल्स है, बेसोफिल्स सिक्रीट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन। क्या क्या सिक्रीट कर रहा है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन। हिपैरिन तीन चीजें सिक्रीट कर रहा है। क्यों सिक्रीट कर रहा है? ये हेल्प करता है इंफ्लेमेटरी रिएक्शन में। फिर आएगा इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स का परसेंटेज कितना था? 2 to 3% था। ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन को रेजिस्ट करेंगे और एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जब भी आप लोग अपना एलर्जी का कभी भी टेस्ट कराने जाओगे और अगर आपको ये पता चलता है कि आप किसी भी चीज से एलर्जिक हो, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा इसिनोफिल्स बढ़ा हुआ होगा। तो इसिनोफिल्स का कितना परसेंटेज है? 2 to 3% है। इन्फेक्शन रेजिस्ट करते हैं और साथ ही साथ एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड होते हैं। लिम्फोसाइट 20 to 25% होता है। इसको हम लोग पूरा इम्यून वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, इम्यून सिस्टम में, ठीक है, वहां पे हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल में। तो लिम्फोसाइट कितना है? 20 to 25% है। क्या बनाते हैं? मेजर लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। और दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखो सबसे पहले हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। लिम्फोसाइट को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था? एक था ए ग्रेनुलोसाइट, एक था ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट कौन कौन सा है? न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। यही तीन है ना? कहाँ गया? न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ए ग्रेनुलोसाइट कौन कौन सा है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इसके बाद न्यूट्रोफिल्स की बात की गई। जो न्यूट्रोफिल्स है और जो मोनोसाइट है, ये दोनों न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। अगर सवाल में ये पूछा जाए कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी में एंट्री करना चाहता है तो कौन ऐसा WBC है जो इसको डिस्ट्रॉय करता है, देन आंसर इज आपका न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स एंट्री को रोक देता है, उस ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर आया कि बेसोफिल्स क्या करता है? बेसोफिल्स क्या करता है? बेसोफिल्स क्या करता है? सिक्रीट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन। क्यों सिक्रीट कर रहा है? ये तीनों चीजें क्या ऐसा कर लेंगी? ये तीनों चीजें इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगी। फिर आता है इसिनोफिल्स। इसिनोफिल क्या करता है? इसिनोफिल्स आपके इन्फेक्शन को रेजिस्ट करेगा और एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड होता है। लिम्फोसाइट क्या करता है? आपके इम्यून रिस्पॉन्स से एसोसिएटेड होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई? ये था आपका WBC। क्या था आपका WBC? फिर आएगा आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, अब आता है आपका प्लेटलेट्स। अगर चाहते हो WBC एक बार वापस से देख लिया जाए तो ओके देख लेते हैं। देखो WBC क्या था? WBC कैसा है? व्हाइट कलर का है। व्हाइट कलर का है, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन अब्सेंट है। करेक्ट। शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये समझ में आ गया? शॉर्ट लिव्ड होते हैं। 6000 to 8000 नंबर्स में होते हैं। 6000 to 8000 नंबर में हो गया। इतना समझ में आ गया? इसके बाद दो तरीके के होंगे। कौन कौन से? एक तो होगा आपका ग्रेनुलोसाइट और एक होगा आपका ए ग्रेनुलोसाइट। तो जो ए ग्रेनुलोसाइट है, जो ग्रेनुलोसाइट कितने टाइप के? तीन। कौन कौन सा? न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स।
ए ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब इसमें बात किया जा रहा है कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, कौन से, जो पेन का कलर, जो न्यूट्रोफिल्स हैं और जो मोनोसाइट हैं, ये दोनों का काम क्या होता है, ये दोनों कैसे होते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स हैं। कैसे? फैगोसाइटिक सेल्स हैं। कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी में इंटर करने का ट्राई करता है तो न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं और मोनोसाइट उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बेसोफिल्स क्या करता है? बेसोफिल्स आपका सेरोटोनिन, हिपैरिन, हिस्टिडीन, ठीक है, हिस्टिडीन, यही है ना तीनों चीजें, हाँ सॉरी, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन, इन तीनों को रिलीज करता है और इंफ्लेमेटरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद आएगा इस्नोफिल। क्या करता है? इस्नोफिल्स आपका एक तो इन्फेक्शन को रेजिस्ट करेगा और साथ ही साथ एलर्जिक रिएक्शंस में भी पार्टिसिपेट करता है। और लिम्फोसाइट दो टाइप का होता है, बी लिम्फोसाइट और आपका टी लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट किससे किससे एसोसिएटेड होता है? इम्यून रिस्पॉन्स से। किससे? इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी के। तो ये था आपका टोटल, क्या था, डब्ल्यूबीसी के बारे में था। आरबीसी, अगर ये पूछा जाए कि न्यूक्लियस किसमें था, आरबीसी में था या डब्ल्यूबीसी में, न्यूक्लियस किसमें था, न्यूक्लियस किसमें था, न्यूक्लियस किसमें था, आरबीसी में या डब्ल्यूबीसी में? तो न्यूक्लियस मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट होता है बट डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है। नंबर की अगर बात की जाए तो आरबीसी का कितना नंबर था, डब्ल्यूबीसी का कितना नंबर है? आरबीसी है 5 to 5.5 मिलियन है, डब्ल्यूबीसी कितना है? 6000 to 8000 है। कौन शॉर्ट लिव्ड होता है? डब्ल्यूबीसी आपका शॉर्ट लिव्ड होता है। कौन मोस्ट अबंडेंट सेल है? वो होता है आपका आरबीसी। पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी में मोस्ट अबंडेंट कौन सा होता है सेल, कौन सी सेल है? वो होती है आपकी न्यूट्रोफिल्स। अगर पूछा जाए कि कितना परसेंटेज होता है, सबका परसेंटेज बता दो, तो मैंने आपको एक ट्रिक बोली, क्या थी? नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना। नो मीन्स आपका होगा न्यूट्रोफिल्स, लॉन्गर मीन्स होगा आपका लिम्फोसाइट, मंकी से होगा मोनोसाइट, ईट से होगा इस्नोफिल्स और बनाना से हो जाएगा बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कितना है? 60 to 65% है, लिम्फोसाइट होगा 20 to 25%, मोनोसाइट होगा 6 to 8%, इस्नोफिल होगा 2 to 3% और बेसोफिल्स हो जाएगा 0.5 to 1%। अब आपको ये तीनों भी कैसे याद करना है, तो देखो 0.3 to 1, 1 को डबल कर दो 2 आ गया, 3 को डबल कर दो 6 आ गया। ये थोड़ा सा ट्रिक है, मुझे ऐसे ही याद है, मुझे तो खैर डायरेक्टली याद है, तो आप भी 2-3 बार देखोगे आपको भी याद हो जाएगा। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस जैसी कोई चीज होती नहीं है। अपने दिमाग पे ट्रस्ट किया करो कि जो चीज आपका दिमाग इतना कैपेबल है कि वो बहुत सारी चीजों को स्टोर करके रख सकता है। अब आपको तो पता ही होगा कितनी अननेसेसरी चीजें होती हैं जो कि आपके दिमाग में पड़ी होती हैं। न जाने कितने साल पहले आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा, आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ कह दिया होगा, आपके सिबलिंग्स के साथ आपका झगड़ा हो गया, सब आपको याद रहता है। अभी हम लोगों ने फर्स्ट पेज पे क्या पढ़ा? जो भी हार्मफुल चीजें हैं उसे बाहर निकालना होता है। आप इसके बाद एक्सप्रेशन भी देखोगे, जो भी हर जगह आप एक ही चीज पढ़ोगे कि हमारी बॉडी में अच्छी चीजें जानी चाहिए और जो भी वेस्टफुल सब्सटेंसेस हैं वो बाहर जाने चाहिए। तो उसी तरीके से हमारे ब्रेन में भी अच्छी चीजें अंदर जानी चाहिए, जो भी गलत चीजें हैं वो बाहर निकलनी चाहिए। बट आपके साथ क्या होता है? अच्छी चीजें आती तो है बट आप लोग उसको एलिमिनेट कर देते हो और जो वेस्टफुल चीजें होती हैं उसको आप लोग स्टोर करके रखते हो, प्रोटेक्ट करके रखते हो। अपना नजरिया थोड़ा चेंज करिए, जो अच्छी चीजें आए उसको रखो, वेस्टफुल चीजें या तो आए ही ना, और अगर आए तो 2 कान होता है, एक से सुन के एक निकाल दो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? खुद को खुश रखना, खुद खुश रहना सीखो बिना किसी पे डिपेंड हुए, ठीक है, बिना किसी पे डिपेंड हुए। जब जब आपकी हैप्पीनेस किसी भी और इंसान पे डिपेंड होगी, किसी और चीज पे डिपेंड होगी, तब तब प्रॉब्लम आएगी। अगर आप ये सोच लोगे ना कि मैं पढ़ लूं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, मेरा सब कुछ सिलेक्शन पे डिपेंड करेगा, ये भी नहीं करना है आपको। आपका काम है, आज आपने एक टारगेट सेट किया, आपका काम है आज के आज पढ़ के खत्म करना उसका। आपकी हैप्पीनेस कब होगी? आज आप जब रात को सोने जाओ, अपने बेड पे जाओ, तो आप बोलो कि हाँ यार, आज मैंने जितना अपने लिए टारगेट किया था मेरा उतना कंप्लीट हुआ। एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए आपके अंदर। आपको लगना चाहिए कि आज ना थोड़ा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, मैं ऐसा करूंगा कि कल मैं अपने दिन को और अच्छे तरीके से यूटिलाइज करूंगा, 1-2 चीजें मैं और ऐड ऑन करूंगा। ये सब होगा जब आप दिन को प्लान करोगे ना, जब आप अपने दिन को प्लान करोगे तभी ये सारी चीजें पॉसिबल है। अगर आप ये सोचो कि आप हवाई तीर चलाओगे, माइंड लेवल पे सोच लिए, आपको क्या लगता है कि आप लोग, बहुत सारे बच्चों के साथ ये इशू आता है कि वो डेली टू डू लिस्ट नहीं बनाते। हर टीचर बोलता है, हर आप इन्फ्लुएंसर तो छोड़ दो, जो भी अच्छे लोग हैं उनका दिन प्लान होता है, ठीक है। आप किसी क्रिकेटर को पसंद करते हो, आप किसी फुटबॉल प्लेयर को पसंद करते हो, आप किसी सेलिब्रिटी को पसंद करते हो, जो पुराने सेलिब्रिटीज है, नए का मुझे नहीं पता, और इसके अलावा आप किसी बिजनेस पर्सन को फॉलो करते हो, बिजनेस वुमेन हो, बिजनेसमैन हो, आपको क्या लगता है कि वो लोग, ठीक है, सुबह उठ गए, बात हो गया, ब्रश कर लिए, नाश्ता कर लिए, अब सोचेंगे, जैसे जैसे काम आता जा रहा है वैसे काम करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। उनकी मीटिंग्स होती हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उनके न जाने कितने काम होते हैं, सब उनका प्लान होता है। और उनका तो खैर बहुत दिन पहले से प्लान होता है। तो उन्हें आज का दिन है, आज रात बीतेगा, आज रात को वो सोचेंगे कि मुझे ये चीजें कल करनी है। उनका मैनेजर होता है, वो सब डिसाइड होता है। देखो, डिसाइड हो रहा है,
कल को आप पैसे वाले हो जाओगे, आप अमीर हो जाओगे, आपका भी मैनेजर होगा, बट वहां तक पहुंचने के लिए आपका दिन प्लान करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने दिन को प्लान करना स्टार्ट करो। अगर नहीं करते, देखो अगर आप एक बार स्टार्ट कर दोगे ना, एक बार प्लान करना स्टार्ट कर दोगे, तब आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी। पता नहीं आप करते हो नहीं करते। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे पर्सनली मैंने फील किया है, कई बार हम कुछ पढ़ाते रहते हैं, फिर मुझे रियलाइज होता है ये चीज बच्चों को बोलनी है, फिर मुझे लगता है कि नहीं अब तो सब समझदार हो गए हैं, अब तो वो ये सारी चीज कर ही रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीजें मेरी इस चक्कर में स्किप हो जाती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आप लोग समझदार हो गए हो। अभी का जो जनरेशन है इससे बहुत ज्यादा समझदार होने की जरूरत है, क्योंकि भैया आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो, सोशल मीडिया यूज करते हो, तो आपको भी पता है कि लोग कितना आगे बढ़ जा रहे हैं, कितनी छोटी छोटी एज में भी लोग कितना ग्रो कर जा रहे हैं, कितना नॉलेज है उनके अंदर, कितना ज्यादा एक्सपोजर है, हर चीज वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं। ठीक है, जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास पैसे नहीं, और आज के टाइम पे तो पैसा मैटर ही नहीं कर रहा है। खैर, अगर आपको जिंदगी में आगे जाना है ना, तो सिर्फ आपके अंदर होना चाहिए। आपको अपने स्किल्स पे काम करो, सिर्फ अपने स्किल्स पे काम करो। मौका आएगा, ये नहीं कि मौका आ रहा है भाई आप सोए पड़े हो, मौका आ गया अब आप प्रिपेयर करोगे, तो मौका आया मौका चला जाएगा। ठीक है, अपने स्किल्स पे काम करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ रहे हो तो, और जो काम कर रहे हो ना, ये नहीं 50 काम पे मत जाओ भी, जो काम कर रहे हो उसको ईमानदारी के साथ करो। ठीक है, चलो बीच बीच में ये सब होना इंपॉर्टेंट होता है ना। प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। आरबीसी को क्या बोला गया था? एरिथ्रोसाइट बोला गया था। डब्ल्यूबीसी को क्या बोला गया था? ल्यूकोसाइट बोला गया। उसी तरीके से प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। अगर थ्रोम्बोसाइट दे दिया जाए ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे यार थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, ये तो पढ़ाया ही नहीं गया है कभी। अब एक बात बताओ, जो हम लोगों ने आरबीसी पढ़ा, तो आरबीसी क्या था? रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी क्या था? व्हाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स क्या होगा? प्लेटलेट्स भी सेल होता है? नहीं, प्लेटलेट्स सेल नहीं होता। प्लेटलेट्स किसी सेल का फ्रेगमेंट होता है, मतलब वो टूटता है, जो फ्रेगमेंट बनता है वही उस फ्रेगमेंट को क्या बोला जा रहा है? प्लेटलेट्स बोला जा रहा है। तो प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स आपके सेल के फ्रेगमेंट होते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है? मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट्स क्या होते हैं? स्पेशल सेल्स होते हैं, बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। वही क्या प्रोड्यूस करेंगे? वही क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि प्लेटलेट सेल है या सेल फ्रेगमेंट है, तो प्लेटलेट्स आपका सेल फ्रेगमेंट होता है। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिखी गई कि ब्लड नॉर्मली कंटेन कितना प्लेटलेट्स होता है? 1.5 लाख टू 3 लाख, 3.5 लाख प्लेटलेट्स होता है पर mm क्यूब। इसके अलावा प्लेटलेट्स कैन रिलीज ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोगुलेशन ऑफ और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करेगा जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और कौन रिलीज कर रहा था? प्लाज्मा कर रहा था, प्लाज्मा करना था। ठीक है, तो प्लेटलेट्स बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस को रिलीज करता है जो कि ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है। और अगर इसका नंबर कम होगा, जैसे अगर प्लेटलेट्स का नंबर 1.5 लाख से 3.5 लाख है, ठीक है, अगर इसका नंबर कम होगा, अगर प्लेटलेट्स के नंबर में रिडक्शन हुआ, प्लेटलेट्स के नंबर में रिडक्शन होगा, तो फिर क्लॉटिंग डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित बीमारी है बच्चों के बीच में डेंगू। डेंगू में क्या होता है? मुझे भी पर्सनली हो चुका है। डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट्स बहुत तेजी से घट जाती है। ठीक है, प्लेटलेट्स बहुत तेजी से घट जाएगी, और अगर प्लेटलेट्स आपकी आगे 30,000 to 40,000, इसके बाद भाई साहब आपको करना पड़ता है एडमिट करने के बाद भी आपको प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। लोग बोलते हैं ब्लड चढ़ाया जा रहा है, बट उसमें मेनली अगर प्लेटलेट्स होते हैं। बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाएगी, बहुत ज्यादा वीकनेस होगी, रिकवर करने में 5-6 महीने लग जाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, 5-6 महीना लग जाता है रिकवर करने में। पेन रहता है, वीकनेस लगती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो प्लेटलेट्स की बात क्या की गई है? कितना है? 1.5 to 3.5 लाख होता है। अगर इसके नंबर में रिडक्शन हुआ, तो क्या होगा? रिडक्शन इन दियर नंबर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अगर इसके नंबर में रिडक्शन होगा तो क्या होगा? कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड में एक्सेसिव लॉस हो जाएगा। ब्लड क्लॉट ही नहीं कर पा रहा है, जो भी एसेंशियल सब्सटेंस था प्लेटलेट से रिलीज हो रहा था, जो कि ब्लड को क्लॉट करा रहा था। अब जब प्लेटलेट्स का नंबर ही कम हो गया, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर को कहां से रिलीज कर पाएगा? तो जब वो क्लॉटिंग फैक्टर को रिलीज नहीं कर पाएगा, तो ब्लड क्लॉट हो नहीं पाएगा, और जब ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, तो आपका ब्लड अगर कहीं चोट लगी, तो भाई साहब खून बहे चला जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? एक्सेसिव लॉस हो जाएगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके बाद आ जाती हैं। इसके बाद आएगा ब्लड ग्रुप। इतना समझ में आ गया हम लोगों ने अभी तक जितनी चीजें पढ़ी हैं। इसके बाद आता है ब्लड ग्रुप। अच्छा, मुझे एक चीज, अगर आप कुछ बच्चे मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग मुझे एक बात बताइएगा, जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं ना, हर एक चैप्टर को 2 से 3 लेक्चर में कवर कर रहे हैं। क्या आप लोग को ऐसा चाहिए कि आज ही मेरे दिमाग में आइडिया आया कि एक चैप्टर को 1 शॉट में कर दिया जाए? मैंने पहले सोचा था कि दिसंबर के बाद ये चीज स्टार्ट करेंगे, बट मुझे लगता है कि अगर आपको सिर्फ रिवीजन के पर्पज से देखना है, आपने ऑलरेडी कर रखा है, तो सिर्फ आपका कोई भी एक चैप्टर उठाया जाए, उसको 1-1.5 घंटे के अंदर खत्म कर दिया जाए, और इतना ही होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो मुझे कमेंट में जाके जरूर बताइएगा, क्योंकि जैसे ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर है, तो ये भी अभी आपका आई थिंक 3 लेक्चर में जाएगा।
तो टोटल अराउंड 2.5-3 घंटे में खत्म होगा। बट अगर इसको हम लोग वन शॉट बनाएंगे तो ये चैप्टर आपका मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटे में कवर कर लिया जाएगा, हर एक लाइन के साथ। जैसे अभी चल रहा है ना, ऐसे ही तब भी चलेगा। कुछ भी आपको मेरे साइड से जितने भी वर्ड्स निकलते हैं वो उतने ही रहेंगे, मे बी स्पीड मेरी थोड़ी बढ़ जाएगी और कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो अगर आपको चाहिए कि चैप्टर्स वन शॉट में भी कराया जाए तो मुझे कॉमेंट में जाके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब स्टार्ट होता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या लिखा गया है कि एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट थ्रू इट अपीयर टू बी सिमिलर। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन। दो टाइप का ब्लड ग्रुपिंग देखते हैं हम लोग, एक एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और एक आरएच ब्लड ग्रुपिंग आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कौन कौन से? एक एबीओ, हम लोग क्या देखते हैं, ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ओ है। बट साथ साथ क्या आता है, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव वाला है ये आता है आपका आरएच की वजह से, और बाकी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग तो आपको पता ही है। अब स्टार्ट होगा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। देखो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी पे। कहां पे? जैसे मान लो ये आपकी आरबीसी की सेल है, इस आरबीसी की सेल्स के ऊपर अगर यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से एंटीजन? ए एंटीजन, बी एंटीजन, ठीक है। अगर ये सारे प्रेजेंट हैं तो इसी के बेसिस पे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग नाम दिया गया है। क्या लिखा गया है कि जो एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड होता है, एबीओ ग्रुपिंग बेस्ड है किस पे बेस्ड है? प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। कहां पे एंटीजन प्रेजेंट है? आरबीसी पे प्रेजेंट है। आरबीसी पे टू सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, या कौन सा प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे एबीओ की ग्रुपिंग दी गई है। और ये एंटीजन क्या होते हैं? केमिकल जो कि इंड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। कहां पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी के सरफेस पे। एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट होते हैं? वो आरबीसी के सरफेस पे, वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट लाइन देख लो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि नेमली ए एंड बी हो गया। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, जो प्लाज्मा होते हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स के, उनमें भी दो नेचुरल एंटीबॉडीज होते हैं, उसमें दो नेचुरल एंटीबॉडीज होती हैं। क्या होती है एंटीबॉडी? प्रोटीन जो कि एंटीजन को रिस्पॉन्स करती है, ठीक है, जो एंटीजन को रिस्पॉन्स करेगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडीज इन द 4 ग्रुप ऑफ ब्लड, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका एंटीजन और एंटीबॉडी का 4 ब्लड ग्रुप में होगा, ए बी और ओ। तो एंटीजन कहां प्रेजेंट था? आरबीसी पे या प्लाज्मा पे एंटीजन प्रेजेंट होता है। याद रखना हमेशा एंटीजन हमेशा आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और जो प्लाज्मा है वहां पे आपका एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब हम लोग ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराते हैं तो वहां पे कोई सा भी ब्लड ग्रुप नहीं, ब्लड नहीं ले लिया जाता, तो उस टाइम पे हमें मैच कराया जाता है। वही लिखा गया कि द ब्लड ऑफ ए डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच्ड। डोनर का ब्लड केयरफुली मैच कराया जाता है विद द ब्लड ऑफ रेसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग या डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी टूट जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराया जाएगा, जब भी हम किसी को ब्लड देते हैं तो उस टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से मैचिंग कराई जाती है कि जो रेसिपिएंट है उसका बॉडी वो ब्लड ग्रुप लेने के लिए सुटेबल है या नहीं सुटेबल है। और अगर ऐसा नहीं कराएंगे तो वहां पे क्लम्पिंग मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन, वहां पे डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो जाता है। इसीलिए डोनर की कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे कुछ ब्लड ग्रुप बताया गया है, जैसे मान लो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ए बी है, ओ है। मैंने क्या बोला? आरबीसी की सरफेस पे अगर यहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, आरबीसी की सरफेस पे अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो वहां पे उसका ब्लड ग्रुप होगा ए। एंटीजन क्या प्रेजेंट है? ए। और अगर वहीं पे बी एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो गया बी। अगर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, जैसे ये है ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो। बहुत इजी है याद रखना, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो एंटीबॉडी क्या होता है प्लाज्मा में, अगर यहाँ पे एंटी ए होता तो ये ए को खत्म करके नील बटा सन्नाटा हो जाता, तो एंटी हमें अपोजिट लेकर के आना होगा। तो अगर प्लाज्मा में एंटीबॉडी एंटी बी होनी चाहिए। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी कैसी होगी? एंटी बी होगी। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी एंटी ए होगी, एंटी बी नहीं हो सकती, नहीं तो खत्म कर देगी। और अगर ए बी है तो अब बताओ एंटी ए होगी या एंटी बी होगी? अगर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी पे तो इस वक्त पे क्या होगा? अब कोई भी आरबीसी पे कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा, प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। और अगर आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो अब आपका एंटी ए भी हो सकता है और अब आपका एंटी बी भी हो सकता है। सिंपल सी चीज समझो कि अगर ब्लड ग्रुप ए होगा, तो जो एंटीजन है जो आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप बी है, बी है, तो उस टाइम पे आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन होगा वो होगा बी। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए भी होगा और बी भी होगा। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो उस टाइम पे एक भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा, और एंटीजन का उल्टा होता है एंटीबॉडी।
तो एंटीबॉडी क्या होगा प्लाज्मा में? अगर ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए। अगर एंटीजन ए है तो एंटी ए नहीं आ सकता, एंटी बी आएगा। और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी। तो क्या एंटी बी आ सकता है? एंटी बी नहीं आ सकता, अब आएगा एंटी ए। वहीं पर अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर ए बी है तो उस टाइम पे हम एंटी ए बी नहीं ला सकते, तो वहां पे होता है एक भी नहीं होगा, एक भी एंटीबॉडी नहीं होगा। और ओ के साथ अगर एक भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है आरबीसी पे, उस वक्त क्या क्या एंटीबॉडी हो जाएगी? एंटी ए और एंटी बी। अब डोनर का ग्रुप क्या क्या होना चाहिए? डोनर का ग्रुप क्या क्या होना चाहिए? डोनर का ग्रुप देखो, ब्लड ग्रुप ए है, देखो ओ तो यूनिवर्सल डोनर होता है, ये बात याद रखना कि ओ यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ यूनिवर्सल डोनर होता है। जो ब्लड ग्रुप ओ वाले हैं वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, और जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले हैं ये कोई भी ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकते हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जो ओ है वो किसी को भी दे देंगे, और जो ए बी है वो किसी से भी ले लेंगे। तो जो ब्लड ग्रुप ए है ये सिर्फ दो तरीके के ब्लड ग्रुप ले सकता है। डोनर का दो ब्लड ग्रुप होना चाहिए, एक तो ओ होना चाहिए क्योंकि ओ सबको दे देगा, दूसरा ए होना चाहिए। बी का एक तो ओ कंपलसरी है, बी होना चाहिए। ओ का अब आएगा ए बी। ए बी में क्या क्या होना चाहिए? ए बी में आपका ए बी वाला भी दे देगा, ए वाला भी दे देगा, बी वाला भी दे देगा, ओ वाला भी दे देगा। मैंने ए बी, ठीक है, इसके बाद था ओ क्या था? मैंने क्या बोला था? ओ यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ देखो, ओ सारे डोनर के पास है, ठीक है, चाहे ब्लड ग्रुप ए हो रिसिपिएंट का, बी हो, ए बी हो या ओ हो, सबके पास डोनर का ब्लड ग्रुप ओ है। तो ओ ब्लड ग्रुप हर किसी को दे सकता है, कोई भी आपका ब्लड ग्रुप है अगर डोनर का ग्रुप ओ है वो आपको दे सकता है। बट ए बी जो होता है, जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ये ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, मतलब ये सबसे, कोई भी ब्लड ग्रुप का डोनर है वो सबसे ब्लड ले सकता है। ब्लड ग्रुप अगर ए वाला डोनर है उससे भी ले सकता है, बी वाला है तो उससे भी ले सकता है, ओ वाला है उससे भी ले सकता है, और अगर ए बी वाला है तो उससे तो खैर लेगा ही। इतनी चीज समझ में आ गई? ओ वाला सिर्फ ओ से ले सकता है, ओ वालों के साथ बड़ी दिक्कत है जीवन में, वो सिर्फ ओ से ले सकते हैं। फ्रॉम द above mentioned टेबल इट इज एविडेंट दैट द ब्लड ग्रुप जो ओ होता है, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, ये क्या होता है? ये यूनिवर्सल डोनर है। ब्लड ग्रुप ए क्या है? कहां चला गया? ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप। वही बात लिखी गई है कि ओ किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है, एंड हेंस ओ ग्रुप इंडिविजुअल आर कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर, इसलिए ओ को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। और वहीं पे जो ए बी ग्रुप होता है वो हर किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है? ब्लड ग्रुप ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है? ए बी क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। इतना था आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अब आता है आपका आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन, आरएच एंटीजन मतलब क्या होता है? वही जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि ए पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग देखते हैं वो बेसिकली आपका आरएच एंटीजन की वजह से होता है। अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव आ जाएगा, अगर आरएच नेगेटिव है मतलब नेगेटिव है तो वहां पे आपका माइनस ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। सिंपल सी बात समझ में आ गया? अगर आरएच पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव आ जाएगा, अगर आरएच नहीं प्रेजेंट है नेगेटिव होगा तो वहां पे नेगेटिव आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई? देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अनदर एंटीजन द आरएच एंटीजन सिमिलरली टू वन प्रेजेंट इन रेसस मंकी। रेसस मंकी में आपका आरएच एंटीजन प्रेजेंट था। ये और कहाँ देखा गया? ये कहाँ देखा गया? 80% ह्यूमन की बॉडी में भी देखा गया। 80% ह्यूमन की बॉडी में आरबीसी पे देखा गया। कौन देखा गया? आरएच एंटीजन देखा गया। जैसे हम लोगों ने आरबीसी में क्या पढ़ा, ये आरबीसी के सरफेस होती है, तो आरबीसी के सरफेस पे मान लो ए एंटीजन है, इसी के साथ साथ आरएच एंटीजन भी देखा जाता है। बी एंटीजन है तो उसके साथ साथ आरएच एंटीजन देखा जाता है। क्या सब में देखा गया? नहीं, नियरली 80% ह्यूमंस में देखा गया है। और अगर जिसमें ये प्रेजेंट होगा, जिसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा, इसको आरएच पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आरएच पॉजिटिव। सच इंडिविजुअल और कॉल्ड आरएच पॉजिटिव एंड दोज इन हुम दिस एंटीजन आर एब्सेंट, उसको आरएच नेगेटिव बोला जाता है। मैंने क्या बोला? अगर एंटीजन आरबीसी पे जो एंटीजन प्रेजेंट है, अगर वहां पे आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है तो इंडिविजुअल कैसा होगा? आरएच पॉजिटिव होगा। अगर एंटीजन एब्सेंट है तो इंडिविजुअल कैसा होगा? आरएच नेगेटिव होगा। ठीक है, एन आरएच नेगेटिव पर्सन इफ बी एक्सपोज टू आरएच पॉजिटिव ब्लड, अगर आरएच नेगेटिव पर्सन है, अगर हम लोग उसको आरएच पॉजिटिव ब्लड देंगे, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच एंटीजन, देयरफॉर आरएच ग्रुप शुड बी मैच्ड। देखो हम लोगों ने क्या बोला कि ब्लड ग्रुप देने से पहले ब्लड ग्रुप मैच कराना जरूरी है। क्या सिर्फ ब्लड ग्रुप ही मैच कराना जरूरी है? एंटीजन, आरएच एंटीजन का भी मैच कराना बहुत जरूरी है। जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया, अगर आरएच नेगेटिव पर्सन है, हम लोग उसको आरएच पॉजिटिव ब्लड दे रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जा रहा है तो वहां पे आरएच ग्रुप की भी मैचिंग होनी बहुत कंपलसरी होती है। आरएच ग्रुप की भी मैचिंग कराई जाती है। अब यहाँ पे एक केस लिया गया है। कौन सा केस लिया गया है? स्पेशल केस आरएच इनकम्पैटिबिलिटी मिसमैचिंग की बात की जा रही है। हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन द आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर विद आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस। मदर कैसी है? देखो मदर कैसी है? मदर आरएच नेगेटिव है। फीटस कैसा है? फीटस कैसा है? फीटस आपका आरएच पॉजिटिव है। तो जब
फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है कि मदर से फीटस में न्यूट्रिएंट का सप्लाई होता है, ब्लड का सप्लाई नहीं होता है। याद रखना, ब्लड मिक्स नहीं होते हैं, बट जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे जब प्लेसेंटा को कट किया जाता है तो थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी बनती है कि जो RH पॉजिटिव था, जो फीटस का RH पॉजिटिव था, ये मदर के RH नेगेटिव से जाके मिक्स हो जाए। मैंने क्या बोला कि अगर मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है, तो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग तो दोनों के ब्लड सेपरेट रहेंगे, सिर्फ न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। बट जब डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के बाद जब प्लेसेंटा को कट किया जाता है, इस टाइम पे क्या होगा कि थोड़े चांसेस होते हैं कि फीटस का ब्लड चला जाए मदर में। और अगर फीटस का ब्लड गया मदर में तो मदर में क्या आ गया, RH पॉजिटिव, और मदर में RH पॉजिटिव था नहीं, मदर में था RH नेगेटिव। इस टाइम पे क्या होगा, मदर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगेगी, और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर फीटस का ब्लड ग्रुप अगेन आ गया RH पॉजिटिव, तो मदर के पास थी इसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी, तो अब यहाँ पे चांस हो जाएगा कि ये फीटस को नुकसान पहुंचा दे, ठीक है, फीटस को हार्म करे। अब देख लो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि कहाँ चला गया, स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी, मिसमैचिंग का एक अलग केस है। किसके बीच में, एक RH नेगेटिव, मान लो कोई मम्मी है, RH नेगेटिव ब्लड है उनका, मतलब उसमें RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, और वहीं पे जो फीटस है, फीटस का कैसा है, फीटस का RH पॉजिटिव है, मदर कैसी है, RH नेगेटिव, मतलब मदर के पास वो एंटीजन एब्सेंट है, फीटस के पास वो एंटीजन प्रेजेंट है, करेक्ट। जो RH एंटीजन है फीटस का, वो एक्सपोज नहीं होगा RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर। पहली प्रेगनेंसी में दोनों के ब्लड सेपरेट होते हैं, पहली प्रेगनेंसी में सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी दोनों के ब्लड सेपरेट होते हैं। मदर का कौन सा ब्लड था, मदर का RH नेगेटिव था, फीटस का कौन सा था, RH पॉजिटिव था। दोनों के ब्लड सेपरेटेड थे फर्स्ट प्रेगनेंसी में, किसकी हेल्प से, प्लेसेंटा की हेल्प से। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, जब पहले बच्चे की डिलीवरी होगी उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे पॉसिबिलिटी होती है कि जो मैटरनल ब्लड होता है वो थोड़ा बहुत अमाउंट में RH पॉजिटिव ब्लड फीटस के साथ एक्सपोज हो जाए। जब प्लेसेंटा को कट करेंगे तो वहां पे चांसेस होता है कि फीटस से RH पॉजिटिव ब्लड चला जाए मदर में, थोड़ा बहुत चला जाएगा। जब वो जाता है तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो मदर है, मदर की बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी, RH एंटीजन, ठीक है, अगेंस्ट RH एंटीजन के खिलाफ वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। तो पहला डिलीवरी तो ठीक हो गया, इसके बाद क्या होगा कि जब उसकी दूसरी प्रेगनेंसी होगी, जब सेकेंड प्रेगनेंसी आएगी, तो उस टाइम पे कि मदर के अंदर RH एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट थी, ठीक है, अगर फीटस RH पॉजिटिव हो गया तो जो RH एंटीबॉडी थी अगर वो लीक करती है फीटस के ब्लड में, तो वहां पे फीटल की RBC को डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है, और इसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है बेबी को। क्या बोला मैंने कि मदर RH नेगेटिव था, फीटस RH पॉजिटिव था। फर्स्ट प्रेगनेंसी में दोनों के ब्लड सेपरेटेड थे, पर जब डिलीवरी होती है, जब प्लेसेंटा को कट किया जाता है, तो चांस होता है कि फीटस का ब्लड कहां चला जाए, थोड़ा बहुत अमाउंट में मदर के ब्लड में। फीटस का कैसा था, RH नेगेटिव था। तो जब RH नेगेटिव जाएगा मदर की बॉडी में, तो जो मदर की बॉडी है वो एंटीबॉडी बनाने लगेगी इसके अगेंस्ट, करेक्ट। फर्स्ट डिलीवरी खत्म हो गई, बट जब सेकेंड प्रेगनेंसी आएगी, सेकेंड प्रेगनेंसी में मदर के पास क्या है, मदर के पास एंटीबॉडी है, किसके खिलाफ, RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी है। तो जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, जब मदर अगेन कंसीव करेगी, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है ये फीटल के RBC को डिस्ट्रॉय करने लगेगी, और अगर फीटल के RBC को डिस्ट्रॉय करने लगेगी तो फीटल को बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, जैसे कि जॉन्डिस हो सकता है, उसको एनीमिया हो सकता है, और इस कंडीशन को एक नाम दिया जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। अगर आपको इसको रोकना है तो इसके लिए आपको anti-RH एंटीबॉडी देना पड़ेगा मदर को। anti-RH एंटीबॉडी मतलब जो एंटीबॉडी है उसके अगेंस्ट कुछ देना पड़ेगा मदर को, तब जाकर के आप सेकेंड प्रेगनेंसी नॉर्मल हो पाएगी, और सेकेंड जो बेबी आएगा वो भी ठीक रहेगा। इतना हम लोगों ने आज के लेक्चर में किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके आगे का पार्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पार्ट देखेंगे। इतना पढ़ लेना, जितना पढ़ाया जा रहा है ना उतना भी क्लास में करते चलोगे। देखो हम लोगों ने, मैंने क्या बोला, 3 यूनिट कर लिया, 5th यूनिट में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सेकंड चैप्टर चल रहा है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेकंड एनसीईआरटी में इतना कुछ खास है नहीं, पढ़ते रहो। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट में जाके बता दो। जब तक कि कोई हेल्प करने को तैयार है ना, तो आपको हेल्प लेने में हेजिटेशन नहीं फील करना चाहिए, बट सिर्फ वही प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी जो कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड होगी, ठीक है। बाकी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ओके, बाकी अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं भी होता है तो मेरे प्रोफाइल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोगुलेशन ऑफ ब्लड देखेंगे, लिम्फ देखेंगे, जो कि बच्चों को नहीं समझ में आएगा, बट पूरा ट्राई करेंगे कि आज तक बच्चों को नहीं समझ में आया है, क्योंकि जब मैंने भी पहली बार पढ़ा था ना तो 3 4 5 बार मुझे भी लिम्फ नहीं समझ में आया था। लिम्फ में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, बट मेरा पूरा ट्राई रहेगा कि आपको लिम्फ समझ में आए, आपको पूरा किया जाएगा कि आपको लिम्फ समझ में आए। ठीक है, ब्लड वाले इस चैप्टर में भी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, बट साथ साथ देखिएगा एनसीईआरटी का हर चीज आपको समझ में आ जाएगा, हर चीज, ट्रस्ट में आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। देखो कैसे समझ में आता है, मैं एक बार मैंने बोला ना नहीं समझ में आएगा, एक बार मान लो मैंने आरएच ग्रुपिंग आपको बता दिया, ठीक है, सुन लिया आपने, 2-3 बार मेरे साथ मान लो बोल भी दिया, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद जब आप इसकी लाइन पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा, तब आपको हर चीज समझ में आएगी। हम लोग को क्या लगता है कि क्लास लगा लिया बट मैम कुछ दिमाग में है नहीं, ऐसा आपको लग रहा है दिमाग में कुछ नहीं है। एक बार नोट्स खोलो तो आप लोग जहमत ही नहीं उठाते हो कि क्लास आप लोग नोट्स भी एक बार देख लो। वो जो नोट्स सजाया जा रहा है आजकल, एक नया चल चुका है कि अब बच्चे नोट्स नहीं बनाते, आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लेते हो। ठीक है, ये कोविड के बाद का नाटक चालू है और इसी वजह से अब कोई पढ़ना नहीं चाहता। घर पे पहले फोन चलाते थे तो पेरेंट्स डांट दिया करते थे, अब फोन चलाओगे तब आपके पास बहाना रहता है कि मम्मी पापा लेक्चर देख रहे हैं, सिर्फ बहाना। देखो खुद से झूठ मत बोलो, पेरेंट्स को बेवकूफ बना लोगे, आज बना लोगे, कल बना लोगे, और वो बेवकूफ इसलिए बन रहे हैं, कोई और उन्हें नहीं बना सकता, वो आपसे बेवकूफ इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो लोग आपको मानते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, उन्हें लगता है कि आप पढ़ रहे हो। तो किसी के भी भरोसे को कभी मत तोड़ना, ठीक है, और माँ बाप के भरोसे को तो कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके अलावा आपका दुनिया में कोई होता नहीं है। ये बात अभी नहीं समझ में आएगी, जैसे जैसे आप लोग बड़े होते जाओगे, मुझे भी नहीं समझ आती थी, किसी को नहीं समझ में आती है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, लाइफ में ग्रो करते जाओगे, वहां पे आपको पेरेंट्स की वैल्यू समझ में आएगी। आज आपको लगता है कि अरे हम मानते हैं मम्मी पापा को, बट उसके अलावा भी आप लोग लाइफ में बहुत सारी चीजें करते हो। ठीक है, फोन चला रहे हो, यारी दोस्ती कर रहे हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, हर काम कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अगर टाइम चला जाएगा तो टाइम कभी भी नहीं वापस आने वाला है, टाइम चला गया, टाइम कभी नहीं आने वाला है, तो इसलिए टाइम मत वेस्ट करिए। आपके आज आपका 5 नवंबर को तो खैर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपका 3-4 दिन के बाद आपको ये वीडियो मिलेगा। ठीक है, आप 6 मंथ्स भी नहीं रह चुके हैं आपके प्रॉपर एग्जामिनेशन में, 6 मंथ्स भी नहीं रह गए। अच्छे तरीके से पढ़ो, जितना भी टाइम बचा हुआ है, अगर मेहनत करोगे, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। मैंने हमेशा एक चीज बोली है, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, मेहनत करोगे रिजल्ट आएगा, जरूर रिजल्ट आएगा। और दूसरों के साथ मजे करने से बेहतर है ना कि खुद के ऊपर काम करो, खुद को इम्प्रूव करो, इसके अलावा लाइफ में कुछ है नहीं आज की डेट में। एक टाइम था आज से 3-4-5 साल पहले, जब सोशल मीडिया इतना ग्रो नहीं किया था, करियर के इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे, सिर्फ 3 ही 4 हुआ करता था, एसएससी कर लो, आईआईटी कर लो, और आईआईटी नीट कर लो, यूपीएससी कर लो, ये सारी चीजें हुआ करती। बट अब करियर के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और पेरेंट्स सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज से 3-4-5 साल बाद दुनिया बहुत आगे चली जाएगी, तो ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाओ। इसके लिए आपको क्या करना है, पढ़ाई करो, आज के टाइम पे जो जरूरी है वो करो। ठीक है, ओके, चलो पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।